दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 1 करोड़ लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने इसके लिए वैक्सीनेशन मुहिम से जुड़े तमाम लोगों को इसके लिए मुबारकबाद पेश की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अभी भी वैक्सीन की किल्लत है। दिल्ली के वज़ीर आला ने कहा कि अगर मरकज़ इनको वैक्सीन मुहैया कराए तो उनकी हुकूमत रोज़ाना 3 लाख अफराद को टीके लगाने की सलाहियत रखती है। सबको नमस्कार। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि दिल्ली का अपने टीकाकरण जो कोरोना के खिलाफ टीका लग रहा है, टीकाकरण कार्यक्रम ने एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है। दिल्ली में आज 1 करोड़ टीके लग चुके हैं। 1 करोड़ से थोड़े से ज़्यादा, आज 1 करोड़ टीके लग के पूरे हुए हैं। जब से टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ था तब से लेके अब तक 1 करोड़ टीके लग चुके हैं। इन 1 करोड़ में ये 1 करोड़ टीके लगभग 74 लाख लोगों को लगे हैं। इन 74 लाख में से 26 लाख लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं और बाकी लोगों को एक एक टीका लगा है। सो 1.5 करोड़ में से लगभग 74 लाख लोगों को एक टीका कम से कम लग चुका है। तो 50% पॉपुलेशन लगभग उसको एक टीका लगभग लग चुका है। दिल्ली में जितनी हमें वैक्सीन मिल रही है उसके हिसाब से हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे टीका लगाने वाला स्टाफ वो रात दिन मेहनत करके पूरी शिद्दत के साथ टीका लगा रहे हैं। दिल्ली की जनता में भी टीका लगवाने के लिए बेहद उत्साह है। दिल्ली की जनता भी टीका लगवा रही है। मैं आज इस मौके पे उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो हमारा टीका लगाने वाला पूरा स्टाफ है, टीकाकरण का जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी लगभग 50, 60, 70 हज़ार टीके डेली लगते हैं। वो इस वजह से क्योंकि वैक्सीन की कमी है बहुत ज़्यादा। अगर हमें वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो आज दिल्ली के अंदर हम 3 लाख टीके डेली लगाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हम वो उतने टीके लगा नहीं पा रहे क्योंकि टीके की कमी है। तो हम लगातार केंद्र के संपर्क में हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही पर्याप्त मात्रा में दिल्ली को भी, बाकी देश के हिस्सों को भी पर्याप्त मात्रा में टीके मिलने चालू होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आज वजीर आजम केयर फंड के तहत कायम किए गए एक और आला मयार के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का इफ्तिताह किया गया। यह प्लांट तीसरी कोविड लहर के इम्कान के पेश नज़र लोगों को मजीद राहत फराहम करेगा। वाइस चांसलर प्रोफेसर तारक मंसूर ने आज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जैदी ब्लॉक में 200 से ज़ायद मरीजों के लिए 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन पैदा करने की सलाहियत की हामिल प्लांट का इफ्तिताह किया। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट का इफ्तिताह करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर तारक मंसूर ने कहा कि ये दूसरा आला सलाहियत वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है जो JNMC में शुरू किया जाएगा। हमारा सेकेंड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है जो JNMCH में स्टार्ट हुआ है। एक एल्यूमनाई फंड से स्टार्ट हुआ था। ये PM केयर से जो हमें 2 प्लांट डोनेट किए गए हैं ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। तो पहले वाले का उद्घाटन आज हुआ है। इसकी क्षमता करीब 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जनरेट करने की इसकी कैपेसिटी है और इससे हम अपना जो पीडियाट्रिक का वार्ड है उसमें ख़ास तौर से जो पीडियाट्रिक ICU थर्ड वेव को मद्देनज़र बनाया गया है उसको सप्लाई करेगा, पल्मोनरी वार्ड को सप्लाई करेगा, मेडिसिन वार्ड को सप्लाई करेगा और जो क्रिटिकल केयर कार्डियक केयर यूनिट है उसको इससे हमें सप्लाई मिलेगी ऑक्सीजन की डायरेक्ट। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। LG ने ट्वीट करके मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि आमिर खान और किरण राव से मुलाकात हुई है और हमने मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर के लिए नई फिल्म पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में बॉलीवुड में जम्मू कश्मीर की अजमत को बहाल करने पर बात हुई। साथ ही फिल्मों की शूटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को पसंदीदा मकाम बनाने पर भी तवज्जो दी गई। जामिया मिल्लत इस्लामिया मुल्क का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मोतबर तालीमी इदारा माना जाता है। ऐसे इदारे की इंतजामिया कमेटी में शमूलियत हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। इन ख्यालात का इजहार औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने किया। पार्लियामेंट सेशन की मनसूखी के बाद इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद पहुंचे तो औरंगाबाद एयरपोर्ट पर मजलिस के कारकुनों ने MP का पुरतपाक खैर मकदम किया।
इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में मुहब्बान मजलिस मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में इम्तियाज जलील ने हुकूमत की तरफ से जामिया मिल्लत इस्लामिया के कोर्ट मेंबर की हैसियत से नामजदगी को एक एजाज़ से ताबीर किया और कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है इस पर खरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वाज़ेह है कि लोकसभा स्पीकर ने MP इम्तियाज जलील और MP कुंवर दानिश अली को जामिया मिल्लत इस्लामिया का कोर्ट मेंबर नामजद किया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो देश का ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रतिष्ठित एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर माना जाता है, उसकी कोर्ट में यानी कि उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी बॉडी के ऊपर मुझे लिया गया है। मेरे लिए ही नहीं पूरे औरंगाबाद के लोगों के लिए फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है और यकीनन मैं समझता हूँ कि ये अचीवमेंट और जो कुछ भी मुझे हासिल हुआ है वो औरंगाबाद के हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे माँओं और बहनों की दुआओं की वजह से ये हुआ है। मुमताज़ अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद की यौम विलादत के मौके पर भोपाल में मज़कूरा मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल गांधीनगर में मुनक़दा याद प्रेमचंद मुज़ाकरे में दानिश्वरों ने शिरकत की और मुंशी प्रेमचंद की हयात व खिदमात पर तफसील से रोशनी डाली। मुंशी प्रेमचंद का शुमार उर्दू के मुमताज़ अफसाना निगार और नावल निगारों में होता है। दानिश्वरों का मानना है कि मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में लखनऊ में मुनक़दा इजलास से हुस्न का मयार बदलने की जो बात कही थी वो मौजूदा वक्त में न सिर्फ इसकी इफादियत में इजाफा हो गया है बल्कि बदलते हालात में ज़माने के मसाइल को नए नुक्ते नज़र से पेश करने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं तो ये कहूँगा कि हज़रत मुंशी प्रेमचंद जी हमारे समाज के एक बहुत बड़े एक ऐसे आदमी थे, उन्होंने 3 काम किए। नंबर 1, आज़ादी की जोत जो है पूरे मुल्क में जलाई और जद्दोजहद आज़ादी के लिए उन्होंने माहौल तैयार किया। दूसरा काम, उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए, जो भी उनके नावल हैं वो समाज की फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए हैं। इसी तरह से जो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, क्योंकि मुसलमानों से मुताल्लिक जो मसले थे या हिंदुओं में फैली हुई बुराइयां थी या मुसलमानों में फैली हुई बुराइयां थी, उन सब को भी दूर करने की कोशिश की। आज़ादी की जद्दोजहद के लिए उन्होंने सोज़े वतन नावल लिखा और इसी तरह ईदगाह और हज अकबरी उनके नावल हैं। यानी उनका पैगाम जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और इत्तेफाक का भी है। तो हम भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि उनके यौम पैदाइश को उनके शान शान मनाया जाना चाहिए। हिंदी और उर्दू ज़बान की दुनिया के मशहूर अदीब और अफसाना निगार प्रेमचंद की यौम पैदाइश के मौके पर आज मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। कोरोना वबा के दौर में 1.5 साल बाद आज ऑफलाइन तकरीब का इनेकाद किया गया और सेमिनार खासतौर पर ख़वातीन को मंसूब किया गया था। इस मौके पर खातून मुसन्निफीन की 3 किताबों का इजरा भी अमल में आया। प्रोग्राम में आगरा की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मीना खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और जेल के असल हालात और किरदार पर लिखी अपनी कहानी भी पेश की। सोचा कि प्रेमचंद ने अपने अफसानों और अपने नावलों में जिस तरह से ख़वातीन को अहमियत दी, जिस तरह से ख़वातीन को मजबूर व बेकस से लेकर हथियार उठाने तक के किरदार प्रेमचंद के नज़र आते हैं, तो हमें ख़वातीन पर तवज्जो देनी चाहिए। आज की दुनिया में ख़वातीन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो कई घर संवरते हैं, कई घर आगे बनते हुए हमें नज़र आते हैं। तो इनके बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जो लेडीज़ पर थे उस ज़माने में, क्योंकि 1880 में इनका जन्म हुआ था, तो उनका जो दौर था इन्होंने 1900 में लिखना शुरू किया। उस ज़माने में ख़वातीन की हालत बहुत बेहतर नहीं थी और इन्होंने उस हालत को दिखाते हुए ख़वातीन के लिए लिखा। बहुत सारे ऐसे किरदार हैं इनके, बहुत नावल्स में, अफसाने में मिल जाएंगे कि ऐसा लगता है कि इन्होंने ख़वातीन के लिए ख़ास तौर से काम किया और आज हम उनको इसीलिए स्पेशल डिबेट। माही कल्चरल सोसाइटी और मुहिबान भारत के ज़ेर एहतमाम मुमताज़ अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद और मोहम्मद रफ़ी को साझे विरासत के तौर पर याद किया गया। 31 जुलाई 1880 को मुंशी प्रेमचंद की विलादत का दिन है, तो उसी दिन 31 जुलाई 1980 को मुमताज़ गुलकार मोहम्मद रफ़ी का इंतकाल हुआ था। शायकीन अदब व सकाफ़त हर साल की तरह इमसाल भी साझे विरासत के तौर पर मुंशी प्रेमचंद और मोहम्मद रफ़ी की याद में बड़ी तकरीब का इनेकाद करना चाहते थे, मगर कोरोना कहर में उन्हें तकरीब के इनेकाद की इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी। शायकीन अदब व सकाफ़त के कारकुनान भोपाल इकबाल मैदान में मुंशी प्रेमचंद और मोहम्मद रफ़ी को याद किया।
और साझी विरासत को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की। 31 जुलाई दो अजीम शख्सियत से वाबस्ता है। मुंशी प्रेमचंद, अफसाने की दुनिया के एक बड़ा नाम, आज उनकी यौम विलादत है। और मुमताज़ गुलकार मोहम्मद रफ़ी की आज बरसी है। भोपाल की यदुवंजुम ने आज उनको याद करी। आज उनसे बात करते हैं कि आज जो है आप क्या ख़ास किस तरह से याद कर रहे हैं? आज दो जो मशहूर शख्सियत हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन करा है, मुंशी प्रेमचंद और मोहम्मद रफ़ी, तो इस सांझी विरासत को हम लोग याद कर रहे हैं भोपाल शहर में। साझी विरासत को याद कर रहे हैं। जब साझी विरासत की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में क्या ख़ास है जिसकी मानवीयत हमें नज़र आती है? पहली चीज़ ये है कि ये पहला उर्दू का तस्लीम शुदा राइटर है, तख्लीक़कार है जिसको पूरी दुनिया मानती। और ये काफ़ी है बताने के लिए कि उर्दू मुसलमानों की नहीं, किसकी ज़बान है, जो आज नया एक मंजरनामा गढ़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है। इसलिए आज की ज़रूरत है कि मुंशी प्रेमचंद को हम लोग ठीक से याद करें कि उनकी तख्लीक़ी जो कारनामे हैं उनका ज़िक्र किया जाए और लोगों तक बताया जाए कि ये धनपत राय, नवाब राय और फिर मुंशी प्रेमचंद ये क्या थे। और सांझी विरासत का जिक्र किया। सांझी विरासत का सबसे बड़ा लंबरदार 1936 में जिसका सूरज डूबा, वो उस वक्त तक अपनी ज़िंदगी में ये परचम बुलंद किए रहा। मोहम्मद जय, आज हम रफ़ी साहब को भी याद कर रहे हैं। भोपाल से क्या रिश्ता ख़ास रहा है? मोहम्मद रफ़ी साहब का भोपाल से क्या ख़ास रिश्ता रहा है इसका तो मुझे उतना अंदाज़ नहीं है, लेकिन हमारे दिलों से उनका, हमारे हिंदुस्तान के पूरे विश्व के लोगों से उनका बड़ा ख़ास रिश्ता रहा है। और उन्होंने तकरीबन 25,000 से ज़्यादा गाने गाए होंगे और तमाम भाषाओं में गाने गाए, चाहे भजनों का वाली हो, विदाई के गीत हों, खुशी के गीत हों, रोमांटिक सॉन्ग हो, लड़कपन के गीत हों या दुख भरे गीत हों। तो वो एक उनकी तरह का गायक मुझे ना पहले कभी नज़र आया ना आज नज़र आता है, और आगे का तो मुझे उम्मीद नहीं कि ऐसा कोई सिंगर पैदा होगा जिन्होंने हर तरह की चीज़ों को, सारी वैरायटीज़ उन्होंने पेश की दुनिया के अंदर और सबके दिलों में बसे हुए हो। सबके दिलों में बसे हुए हैं। किस तरह से आप याद कर रहे हैं? जी, मुंशी प्रेमचंद जी जो थे 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े लेखक थे हिंदी और उर्दू के, और वो कहते थे कि मैं मज़दूर हूँ और जिस दिन मैं लिखूँ नहीं उस दिन मुझे हक़ नहीं है कि मैं रोटी खाऊँ, वो ऐसा कहते थे। और बहुत साझी विरासत के एक उदाहरण थे वो भारत के, और बस यही कहना चाहूँगा। धनपत राय जी जो आज प्रेमचंद जी के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्हीं के लिए आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और सब इकट्ठा इसलिए होता है कि आज उनको याद किया जाए। एक तरफ मोहम्मद रफ़ी जी हैं जिनके गानों से सभी उनको जानते हैं, और दूसरी तरफ हमारे धनपत राय जी हैं। तो आज हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और साझी विरासत को ज़िंदा करने के लिए। साझी विरासत जो है आप लोगों को प्रोग्राम भी कर सकते थे, क्यों नहीं? क्या कोरोना की वजह? कोरोना की वजह से, क्योंकि हमें गाइडलाइन को भी थोड़ा फॉलो करना है। हम देखते हैं कि भोपाल में जो है आज साझी विरासत के तौर पर मुंशी प्रेमचंद और जो मोहम्मद रफ़ी को याद किया जा रहा है। ये लोग बड़ा प्रोग्राम करना चाहते थे, लेकिन कोरोना कहर के सबब प्रोग्राम का इनेकाद नहीं किया गया। मकसद था याद करना, और उसको याद किया जा रहा है ताकि साझी विरासत को ज़िंदा रखा जा सके। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म केयर फंड के तहत कायम किए गए एक और आला मयार के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का इफ्तिताह करते हुए वीसी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक्चुअली हम 3 ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। तो एक का जो है उद्घाटन जो है हम पहले कर चुके हैं, वो तो हमारे एलुमनाई ने डोनेशन किया था उसका, और एक जो है ये पीएम केयर फंड से मिला है, ये भी ऑपरेशनलाइज हो गया। एक और थर्ड वाला लगने वाला है, वो जो है आने वाला है, 2-3 दिन में आ जाएगा, वो डिस्पैच हो चुका है, वो भी पीएम केयर फंड से लग रहा है। तो वो मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के अंदर जो है वो भी ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। तो 3 ये है, एक जो एलुमनाई वाला है वो तो ट्रॉमा सेंटर के लिए है, और कार्डियोलॉजी और गायनेकोलॉजी जो ब्लॉक है, ये वाला जो है ये रेस्पिरेटरी आईसीयू है, और ये पीडियाट्रिक आईसीयू है, सीसीयू है, सीसीडब्ल्यू है, इसके लिए ये। इंसान का शौक जुनून में तब्दील हो जाए तो इसे मंजिल ज़रूर मिलती है। भोपाल के मंसूर अहमद फारूकी को मुमताज़ गुलकार मोहम्मद रफ़ी से जुनून की हद तक इश्क है। मंसूर फारूकी को 80 की दहाई तक मोहम्मद रफ़ी के हिंदी फिल्मों में गाए गीत को ही जानते थे, मगर जब उन्होंने 1985 में मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए अंग्रेज़ी ज़बान के नगमे को सुना तो उनकी हैरत की इंतहा नहीं रही। वहीं से मंसूर फारूकी ने मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए नगमों को जमा करने का सिलसिला शुरू किया और इस वक्त उनके पास 30 ज़बानों में गाए हुए मोहम्मद रफ़ी के
5,450 नगमों का कलेक्शन मौजूद है। मंसूर फारूकी मैकेनिक काम करते हैं और उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के नगमों से इस हद तक इश्क है कि वो भूखे रहते हैं। मोहम्मद रफ़ी के नगमों का कलेक्शन जमा करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। उन्होंने फारसी ज़बान में गाए हुए मोहम्मद रफ़ी के एक नगमे को ख़रीदने के लिए 5,000 रुपये सर्व किए थे। मंसूर फारूकी ने अपने बेटे और घर का नाम भी मोहम्मद रफ़ी के नाम से ही रखा। इसी तरह के इनके दोस्त सैयद आरिफ जो बसारत से महरूम हैं, इन्हें मोहम्मद रफ़ी के 1000 से ज़्यादा नगमे याद हैं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इस मौके पर मंसूर फारूकी और उनके दोस्त सैयद आरिफ से खास बातचीत की। भोपाल में मोहम्मद रफ़ी के ऐसे दीवाने मौजूद हैं जिन्होंने अपना सब कुछ मोहम्मद रफ़ी के नाम पर वक्फ कर दिया है। उनके पास 5,450 नगमे 30 ज़बानों में मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए नगमे मौजूद हैं। हमारे साथ मंसूर अहमद फारूकी साहब मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो है आरिफ साहब मौजूद हैं। इश्क कैसे हुआ और इतना कलेक्शन कैसे जमा हुआ? रफ़ी साहब का इंतकाल 1980 में हुआ था। मैंने 1985 में जब इंग्लिश का गाना सुना तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि रफ़ी साहब और इंग्लिश जब मालूमात हुई तो पता चला उन्होंने बहुत सी ज़बानों में गाए। वो मुझे उस दिन से ये शौक़ हुआ तो मैंने उनके गाने जमा करना शुरू कर दिए। और आपने ऐसे भी नगमे हैं जो 5-5 हज़ार तक में ख़रीदा है, ख़ुद को भूखा रखा। मैंने फ़ारसी का नगमा 2007 में 5,000 रुपये में लिया था, ये सही है। और मैंने अपने बेटे का भी नाम मोहम्मद रफ़ी रखा है और घर का नाम भी मोहम्मद रफ़ी मेंशन रखा है। और मेरी हुकूमत हिंद से यही गुजारिश है कि वो रफ़ी साहब को भारत रत्न से नवाजे, वो उसके हकदार हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे देशभक्ति गीत गाए हैं, भजन गाए हैं, गज़लें गाई हैं, कव्वालियाँ, हर टॉपिक पे रफ़ी साहब ने गाया है। और फ़ौजियों के हौसले बढ़ाएं ऐसी जगह पे जहाँ सांस लेना भी मुश्किल थी। साहब, मोहम्मद रफ़ी से इश्क कैसे हुआ? देखिए, रफ़ी साहब से मोहब्बत जो है, उनका एक गीत सुना था, नफ़रत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। और बाद में जब रफ़ी साहब की चाहत आगे बढ़ी तो देखा कि किसी भी कलाकार के लिए वो गाते थे तो ये एक्टर और सिंगर के बीच का फ़र्क बिल्कुल ख़त्म कर देते थे। तो आप मोहम्मद रफ़ी की जो है कुछ नगमा सुनाइए जी। एक हुस्न सामने था क़यामत के रूप में, एक ख्वाब जलवागर था हकीकत के रूप में, चेहरा वही। इस वक्त की खबर हम आपको देते हैं। अहम बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रोन जैसी शय नजर आई है। टिमटिमाती रोशनी के साथ घगवाल में देखी गई ड्रोन जैसी शय। घगवाल पुलिस स्टेशन पर आईटीबीपी कैंप के करीब नजर आई है ये शय। जम्मू कश्मीर के सांबा से खबर है, ड्रोन जैसी शय नजर आई है। टिमटिमाती रोशनी के साथ घगवाल में देखी गई ड्रोन जैसी शय। घगवाल पुलिस स्टेशन पर आईटीबीपी कैंप के करीब नजर आई ही शय। तो कुछ दिनों से ड्रोन जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर आज ये खबर आई है कि घगवाल इलाके में टिमटिमाती रोशनी के साथ एक ड्रोन जैसी शय दिखाई दी है। जम्मू कश्मीर के सांबा में घगवाल इलाका है जहां पर ड्रोन जैसी शय नजर आई है। घगवाल पुलिस ने स्टेशन पर आईटीबीपी कैंप के करीब ये ड्रोन जैसी शय नजर आई। और आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती में मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति की मीटिंग मुनक्किद की गई। अब्दुल्ला हॉल में मुनक्किदा इस मीटिंग में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान, समाजी तंजीमों के ओहदेदारान मौजूद रहे। मीटिंग में मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग को कैसे हुकूमत के सामने रखा जाए इसके लिए तबादला ख्याल किया गया और इस सिलसिले में किस तरह मुहिम चलाई जाए इसके लिए भी लाहेअमल तैयार किया गया। रत्नागिरी जिले के चिपलोन और दूसरे इलाकों में एक हफ्ते पहले आई तुगयानी से हजारों अफराद बेसरो सामान हो गए। सैलाब का पानी सब कुछ बहा कर ले गया। हालात इतने संगीन हैं कि एक हफ्ता गुजरने के बावजूद मुतासरा इलाकों में जिंदगी मामूल पर नहीं आ सकी है। औरंगाबाद के शहरियान मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए पेश हैं।
मुतादिद तंजीमों की जानिब से राहती सामान रवाना किया जा रहा है। औरंगाबाद के इत्तेहाद ग्रुप और रोटरी क्लब के इश्तराक से एक ट्रक सामान रवाना किया गया। औरंगाबाद के MP इम्तियाज जलील का कहना है कि ये छोटी सी कोशिश है, आवाम को बढ़ चढ़ कर इस कार्य खैर में हिस्सा लेने की ज़रूरत है। अंदर जो बाढ़ आई है वो हम लोग हर रोज़ देख रहे हैं कि उससे कितना नुकसान हुआ है और वो नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी हम सब की है। इसी के तहत आज औरंगाबाद के इत्तेहाद ग्रुप और रोटरी क्लब की तरफ से एक ट्रक भर के रिलीफ का सामान वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, जिसके अंदर कपड़े है, अनाज है, पानी है, बिस्किट्स है, चाय है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज वहाँ के लोगों के लिए। कहा जाता है कि सच्ची लगन और मेहनत से ही मंजिल मकसूद को हासिल किया जा सकता है। कर्नाटक के रायचूर की एक तालिबा तहुरा शाफीन ने इस बात को सच कर दिखाया। तालिबा ने हाल ही में PUC के नतायज में उम्दा मुजाहरा करते हुए दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की है। तहुरा ने PUC साल दिवम के नतायज में शानदार मुजाहरा करते हुए 99.83% नंबरात हासिल किए। तहुरा शाफीन मुस्तकबिल में एक डॉक्टर बनकर कौम व मिल्लत की खिदमत करना चाहती हैं। तहुरा के वालिद सैयद मोहिउद्दीन कादरी अपनी लाडली को आला से आला तालीम दिलाने का मंसूबा रखते हैं। फर्स्ट ईयर का भी परसेंटेज 97 था अल्हम्दुलिल्लाह और अब सेकेंड ईयर का परसेंटेज 99.98 है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं अपना फ्यूचर MBBS के नीट के लिए तैयारी कर रही हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं नीट में कामयाब हुई तो इंशाल्लाह MBBS की सीट लूँगी और मुझे मेरा गोल है कि मैं गायनोकोलॉजिस्ट में अपना नाम बनाऊँ। फर्स्ट से भी अच्छा पढ़ती बच्ची, LKG से भी बहुत अच्छा मेहनत करती और PUC एग्जामिनेशन में 99% लाई है और हमारा इरादा है आगे MBBS कराने की कोशिश जारी है। अल्लाह चाहा तो उसे आगे डॉक्टर बनाने की कोशिश की। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।